हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जी, बच्चा कह रहा है डिजिटल सम की क्लास बड़ी अच्छी लगी। थैंक यू यार। देखो यार, उस डिजिटल सम का जो यूज़ है ना, वो अभी आप नहीं कर पाएंगे। जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट सारे सीख लेंगे, फिर हर एक ऑप्शन में हम उस डिजिटल सम वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। देखिए यार, वैसे तो सच मायने में ये है कि ऑप्शन से जाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है। हमें स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं पता होना चाहिए, आखिरी डिजिट कैसे कैसे स्क्वायर में होता है, कौन कौन से नहीं होते, आखिरी दो डिजिट कौन से होते हैं, ये सारी बातें ज्ञान होना चाहिए, तब जाके हम उस चीज़ को समझ पाते हैं, है ना। बट डिजिटल सम भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी जिसको मैंने समझाया। बहुत सारे बच्चों को कम पल्ले पड़ा होगा, कोई इशू नहीं है। उसका कारण ये है कि बहुत सारे बच्चे अभी आगे की चीज़ों को पढ़े ही नहीं है, तो कैसे उस चीज़ को समझ लेंगे। लेकिन वक्त वे वक्त वो चीज़ अपने आप क्लियर होती रहेगी, ऐसा कोई इशू आएगा नहीं। और अब हम आगे बढ़ लेते हैं यार। परसेंटेज में जहाँ थे वहाँ हमसे आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में इलेक्शन के क्वेश्चन कराए थे कि भाई इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं, तीन कैंडिडेट हैं, कैसे कैसे चुनाव लड़ते हैं। तो वहाँ पे हाँ, दाढ़ी सफ़ा है भाई, करवा ली यार, नज़र लगा दी किसी ने, आज शरीर गर्म हो रहा है। तो कहानी ये थी कि आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसी इलेक्शन वाले में और क्या क्या लेवल हो सकता है इंक्रीज, उस लेवल को आज हम सीखेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद है बात समझ आएगी। आ जाइए दोस्तों। लुकिंग हैंडसम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बुढ़ापा आ गया, मैं हैंडसम की बात कर रहा तुम। एक बार सवाल पढ़ लीजिए जी। कह रहा है कि इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं, 20% वोटर्स ने वोट ही नहीं दिया, 120 वोट इनवैलिड हो गए। द विनर गेट 41% वोट ऑफ वोटिंग लिस्ट। यहाँ गड़बड़ है, ध्यान से शब्दों को समझना। यहाँ सवाल घुमा रखा है। कहता है जीतने वाले को वैलिड का नहीं मिला, वोटिंग लिस्ट का मिला है ना। एक बार सवाल पढ़ो, फिर मैं इसको नीचे करके समझाऊंगा। मैं ऐसा मान लेता हूं कि आपने ये पढ़ लिया होगा। देखिए, कहानी दोस्तों ये है। जवानी मेरी बिजली की तार है, तार है, तार है, आ जाओ। देखो मेरे बच्चों, हारने वाला हो या जीतने वाला हो, हारने वाला हो या जीतने वाले हो, दोनों को ही जो वोट मिलते हैं वो वैलिड से मिलते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। क्योंकि जो इनवैलिड वोट होते हैं ना मेरे बच्चे, वो ना जीतने वाले के खाते में होते हैं ना हारने वाले के खाते में होते हैं। इनवैलिड वोट तो हटा ही दिए जाते हैं। जो वैलिड बचते हैं उसी में से जीतने वाले को दिया जाता है, उसी में से हारने वाले को दिया जाता है। लेकिन यहाँ लैंग्वेज है, यहाँ परसेंटेज है, यहाँ भाषा को जितना घुमा सकता है उतना घुमाएगा। क्योंकि इसी बात का वो पैसा ले रहा है एसएससी आपसे, क्योंकि आपका सिलेक्शन कराना चाहता है। तो जितनी लैंग्वेज को घुमा सकता है उतनी घुमाएगा। आप जरा ध्यान से, शांति से मेरी बात को समझिएगा। देखिए यार, मैं आपको एक बहुत ही पुराने और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल से बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मेरी इनकम 10,000 रुपये, मेरी इनकम 10,000 रुपये, हाँ है ना। मेरी इनकम 10,000 रुपये और मैं अपनी इनकम का 40% खर्च करता हूँ, 40% मैं खर्चा करता हूँ। यानी 10,000 का 40%, 4,000 रुपये का मैं खर्चा करता हूँ। अगर मेरी इनकम 10,000 है मेरे बच्चों, तो मैं 40% खर्च करता हूँ, यानी 4,000 रुपये खर्च करता हूँ। तो खेम भाई, कहानी ये है कि ये बात तो हो गई सीधी सीधी, जो आज तक बोलते आए थे हम पीछे इलेक्शन के क्वेश्चन में। ये बात तो बड़ी सीधी सीधी और स्पष्ट हो गई कि भैया 10,000 कमाते हैं, उसका 40% यानी 4,000 खर्च करते हैं। कोई आपसे पूछे कि आप खर्चा कहाँ से करते हैं, तो अपनी इनकम से खर्चा करते हैं, पक्की बात है। अब मैं लैंग्वेज को घुमा रहा हूँ। मैं कहूँ कि मेरी इनकम 10,000 है, बट आपकी इनकम मेरे से 5 गुना है। आपकी इनकम मेरे से 5 गुना है। आप कहेंगे जी ठीक है, आपकी इनकम 10,000 है, आपकी इनकम 10,000 है, और अगर
आप मतलब मेरी इनकम 10,000 है और आपकी इनकम 5 गुना है, तो इसका मतलब आपकी इनकम हो गई 50,000। सही है दोस्तों, आपकी इनकम हो गई 50,000। अब मैं कह रहा हूं कि यार मैं आपकी इनकम का 8% के बराबर खर्चा करता हूं, मैं आपकी इनकम का 8% के बराबर खर्चा करता हूं। तो यार आपकी इनकम कितनी है भैया? आप कहेंगे सर 40,000 ना 50,000। अगर आपकी इनकम 50,000 है तो 50,000 का 8% कितना बना? 4,000। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भैया मैं 4,000 खर्च करता हूं। अब मेरे बच्चों मुझे ये बताओ कि क्या मैं जो 4,000 रुपये खर्च करता हूं, क्या मैं आपकी इनकम से खर्च करता हूं? क्या मैं 4,000 रुपये आपकी इनकम से खर्च करता हूं? आप कहेंगे नहीं सर, खर्चा तो आप अपनी ही इनकम से कर रहे हैं, लेकिन आप कितना खर्च कर रहे हैं इस बात को बताने का तरीका है ना। जैसे मेरी जेब में मान लीजिए 10 रुपए है, तो मैं इस बात को बता कैसे सकता हूं? मैं कह सकता हूं मेरी जेब में 12 रुपए से 2 रुपए कम है। अर्थ मैंने अभी भी वही दिया कि मेरी जेब में 10 रुपए है, या मैं कह सकता हूं कि मेरी जेब में 7 रुपए से 3 रुपए फालतू है। अर्थ अभी भी वही है कि मेरी जेब में 10 रुपए है ना। तो ऐसे ही ये जो भाषा मैंने लिखी है बोर्ड पे, इसका अर्थ अभी भी यही है कि मैं 4,000 रुपए खर्चा करता हूं और खर्चा अपनी इनकम से ही करता हूं, लेकिन मैं कितना खर्चा करता हूं ये बात बताने के तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब सवाल को भाषा तो ये लिखनी चाहिए कि मैं आपकी इनकम के 8% के बराबर धन खर्च करता हूं। भाषा ये लिखनी चाहिए कि मैं आपकी इनकम के 8% के बराबर खर्च करता हूं। लेकिन इतनी साफ सुथरी भाषा कौन देगा, है ना? वो लिखेगा कि मेरी इनकम, जैसे मैं ही सवाल बोल रहा हूं, तो मेरी इनकम 10,000 रुपए है, आपकी इनकम मुझसे मेरी 5 गुना है, और मैं आपका 8% खर्च करता हूं, मैं आपकी इनकम का 8% खर्च करता हूं। तो मैं आपकी इनकम का 8% खर्च करता हूं, ये बात तो कोई अर्थ ही नहीं देती है ना। ये तो सार्थक बात है ही नहीं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार ऐसा होता है कि लैंग्वेज के क्वेश्चन में सार्थकता पूर्णतः नहीं निकलती। उसका एक कारण है, जरा समझ लीजिए, क्योंकि यहां से अब धीरे धीरे लैंग्वेज बंडल बननी शुरू होगी। तो उस सोच को समझ लीजिए। देखिए यार, 2 तरीके से एग्जाम लिए जाते हैं। एक एग्जाम लेता है एसएससी, रेलवे और ये सब, इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम, टाइप एग्जाम। और एक होता है मेरे बच्चों यूपीएससी कंडक्ट कराता है जिस एग्जाम को, जिससे हम आईएएस, आईपीएस, आईआरएस वगैरह सिलेक्शन लेते हैं, इसको बोलते हैं डेस्क्रिप्टिव एग्जाम। आप कहें इसका इससे क्या अर्थ है जो बात बता रहे हो? तो इसका अर्थ है, बस सुन लीजिए। देखिए यार, यूपीएससी में आप सिलेक्शन लेके आईएएस बन रहे हैं। आईएएस का मतलब है कि एक डिस्ट्रिक्ट का, अगर मैं देसी भाषा में कहूं तो मालिक है। अगर मैं एक देसी भाषा में कहूं तो मालिक है। आईएएस जो होता है वो एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है। कलेक्टर लगता है, पहले डिप्टी कलेक्टर, फिर कलेक्टर लगता है, फिर धीरे धीरे वो सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और इसी तरीके से बनता चला जाता है। नेताओं में दिमाग नहीं होता, शासन कैसे चलाते हैं, शासन हमेशा अधिकारी चलाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 2 स्तर पर एग्जाम होता है, एक डिस्क्रिप्टिव और एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम। यहां से सिलेक्शन लेता है इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर वगैरह। इनका काम होता है इंप्लीमेंट कराना, इंप्लीमेंट कराना। और इनका काम होता है डिसीजन लेना, निर्णय लेना। इनका काम होता है डिसीजन लेना, और इनका काम होता है उस निर्णय को, जो डिसीजन उन्होंने लिया, वो इंप्लीमेंट करना। पुरुषोत्तम, वाइफ आपकी आईएएस है ना? सर ना ना भाई, मेरी वाइफ आईएएस नहीं है। आइए, अगर मेरी घरवाली आईएएस होती तो अब तक डिवोर्स हो चुका होता। आईएएस के साथ भाई आसानी से थोड़ी रह जाता है। तो मेरे दोस्तों, 2 स्तर के एग्जाम होते हैं, बस आपकी पढ़ाई से रिलेटेड चीज है, इसलिए 2 सेकंड में समझिए। जो इंस्पेक्टर है उसका काम इंप्लीमेंट करना है, जो आईएएस है उसका काम डिसीजन लेना है। इसलिए पेपर का नेचर भी यही है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सवाल बोला, सवाल सिर्फ इतना आएगा क्या कि अभी जैसे कृषि बिल आया है, एग्रीकल्चर बिल आया, तो एग्रीकल्चर बिल कौन सी डेट को आया, क्या उसका वो है, कौन कौन से उसके आर्टिकल है, क्या क्या ये चीजें हुई, ये बताएगा। यानी यहां इसकी सोच को बांध दिया
क्या बांध दिया मेरे भाई कि बेटा तेरी औकात हमको पता है और तुझसे हमें क्या पूछना है वो बताना है, तू सिर्फ फैक्चुअल बता जो तुझसे पूछा गया, ठीक है। और आज के समय में एसएससी में जीएस भी फैक्चुअल नहीं पूछी जाती, घुमा के पूछी जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी उस एक लकीर को पकड़ना चाहता है या उस लकीर को पकड़वाना चाहता है एसएससी स्टूडेंट से। उद्देश्य ये कि बच्चे ने ये एग्रीकल्चर बिल जो है, खेती विधेयक कानून जो बना है, उसके बारे में पढ़ा होगा, तो उसके बारे में क्या क्या चीजें वो जानता है, कितना चतुर है, क्योंकि ये बच्चा यूपीएससी तो दे नहीं रहा है ना। ये कृषि बिल के बारे में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट पढ़ने वाला, इससे मैक्सिमम इसकी औकात ही नहीं है, ठीक है। इससे ज्यादा पढ़ लेगा तो फिर वो याद भी नहीं रख पाएगा, तो ये 20 ही मिनट पढ़ेगा। तो इससे इतनी चीजें पूछी जाती है, इसका दिमाग ये चेक किया जाता है कि यार इसको जो चीजें इसने पढ़ी थी वो याद है भी क्या नहीं है। आपके क्या विचार है यहां पे नहीं पूछे जाते। वो कहता है जी मैंने क्या सोचा हुआ है, मैंने जो 4 ऑप्शन दिया है, मेरी सोच के हिसाब से तू उत्तर बता कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन वहीं अगर यूपीएससी की बात करें मेरे बच्चे, तो यूपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर अमेंडमेंट बिल, कृषि विधेयक कानून जो भी नाम है इसका, इसके बारे में 200 शब्दों में अपने विचार व्यक्त करो। यहां उसके विचार पूछे जाते हैं, यहां आपके विचार नहीं पूछे जाते। यहां सिर्फ ये पूछा जाता है कि बेटा जिस सोच के आधार पे मैंने क्वेश्चन सेट किया है उस सोच को पकड़ के इसका उत्तर दे दे क्या होगा। और यहां आपकी सिर्फ और सिर्फ सोच जानी जाती है कि आप किस तरीके से चीजों को सोचते हैं, ये पूछा जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं। इसलिए यहां पे आपके विचार जानने जरूरी होते हैं कि आप कितने दायरे में सोच सकते हैं। आप किसी चीज के साथ अनुबंधित तो नहीं है आपकी सोच, आप किसी चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित तो नहीं है सोच के प्रति। इसलिए यहां डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिया जाता है और इससे एग्जाम के प्रति इसके 200 शब्दों से यह एनालिसिस कर लेता है एग्जामिनर कि ये देश के लिए एक अच्छा सिविल सर्वेंट होगा कि नहीं होगा। ये पता चले नक्सल प्रभावित है या किसी खास प्रोपोगेंडा को ज्यादा इनिशिएट करता है, उस पर प्रभावित है। कारण क्या है? क्योंकि इसको डिसीजन लेना है। अगर इसने गलत निर्णय ले लिया तो वो डिस्ट्रिक्ट बर्बादी की तरफ चला जाएगा, जो आज के टाइम में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जा भी रहे हैं। उसका एक कारण भी, मेरी बात समझ रहे हैं। यानी यहां आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या भावना है, उसकी कदर होती है। लेकिन यहां भावना ये नहीं है, यहां मतलब इतना रहता है कि बेटा मैंने जब ये सवाल बनाया तो उसके पीछे क्या सोच के सवाल बनाया होगा, उस सोच के हिसाब से तो आंसर दे दे। मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन लिखे जाते हैं, लैंग्वेज लिखी जाती है और वो लैंग्वेज 100% क्लियर नहीं होती और बच्चा ये सोचता है कि क्वेश्चन ही गलत है, जबकि वो सवाल गलत नहीं होता है ना। और मैं भी अगर उस सवाल को पढ़ूंगा तो मैं भी यही कहूंगा कि यार लैंग्वेज गलत है। लेकिन एग्जामिनर कहता है कि बेटा तेरी औकात इतनी नहीं है कि तू ये बता पाए कि सवाल गलत है कि सही है। तू ये बता कि मैंने जब सवाल तैयार किया तो इसके पीछे क्या सोच के सवाल किया होगा तैयार। यानी मैंने जो सोचा होगा, तुझे वो चीज गलत लग रही है, लेकिन तुझे ये बताना कि मैंने क्या सोचा होगा, उसके हिसाब से तू आंसर दे। यहां पे मेरी बात समझ रहे हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव में ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही लैंग्वेज 100% क्लियर हो। अगर लैंग्वेज 100% क्लियर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल गलत है। इसका मतलब ये है कि आप अभी भी सवाल को उस नजरिए से नहीं पढ़ पाए जिस नजरिए से सवाल बनाने वाला आपसे पढ़वाना चाहता है। बात समझ रहे हैं? किसी भाई को कोई दिक्कत है तो हमें यहां पे जो वो लैंग्वेज दे रहा है उसके आधार पर उस क्वेश्चन को तैयार करना होता है, उसके आधार पर उत्तर देना होता है। यहां आपके विचार जाने जाते हैं। अब जरा सवाल पे आ जाइए। अब यहां पे लैंग्वेज गलत बोली क्या कि भाई मेरी इनकम 10,000 है, आपकी इनकम मेरे से 5 गुना और मैं आपकी इनकम का 8% खर्च करता हूं। लैंग्वेज सरासर गलत है। लेकिन एग्जाम है, एग्जाम में उदय इसलिए रहा कि आप इस बात को इनडायरेक्ट वे में समझें कि मैं अगर आपकी इनकम का 8% खर्च कर रहा हूं तो इसका अर्थ यह है कि आपकी जो भी इनकम होगा उसके 8% जो वैल्यू आएगी उतना मेरा खर्चा है ना। और लैंग्वेज घुमाएगा, वो कह देगा क्या कि भाई देखो मेरी इनकम है 10,000 रुपए, आप मेरी इनकम का 5 गुना कमाते हैं, आप मेरी इनकम का 5 गुना कमाते, बहुत बढ़िया जी। फिर कह देगा जी आप जितना कमाते हैं, आप मेरी इनकम का 5 गुना कमाते हैं, आप जितना कमाते हैं उसका 16% खर्च करते हैं। आप अपनी इनकम का 16% खर्च करते हैं तो 50,000 का 16% आया 8,000। तो जी आप 8,000 रुपए खर्च करते हैं और आप जितना खर्चा करते हैं उसका 50% मैं खर्च करता हूं। तो 8,000 का 50% बना 4,000, यानी मैं 4,000 खर्च करता हूं। तो क्या इस बात का यह अर्थ है कि मैं आपके खर्चे से खर्च करता हूं? क्या इस बात का यह अर्थ है कि मैं आपके खर्चे से खर्च करता हूं? नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपके खर्चे से खर्च नहीं करता हूं। यह सिर्फ बात को बताने का एक तरीका है कि यार खर्चा तो मैं अपनी ही इनकम से कर रहा हूं, लेकिन कितना कर रहा हूं इस बात को बताने के तरीके तो मैं कई सारे ले सकता हूं। तो मैंने तरीका लिया आपकी इनकम, फिर आपका खर्चा, फिर आपके खर्चे से अपने खर्चे को रिलेट करा। मेरी बात समझ गए? यानी केवल और केवल भाषा को लपेटा जा रहा है, उस लपेटने को ही धीरे धीरे सुलझाना है और सवालों पर आगे बढ़ना है। ये मेरा यहां तक की बात का उद्देश्य था। अब वापसी उस सवाल पे आते हैं। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 7 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, 9 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 11 मार्क्स का, 12 मार्क्स का, 13 मार्क्स का, 14 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, 16 मार्क्स का, 17 मार्क्स का, 18 मार्क्स का, 19 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, 21 मार्क्स का, 22 मार्क्स का, 23 मार्क्स का, 24 मार्क्स का, 25 मार्क्स का, 26 मार्क्स का, 27 मार्क्स का, 28 मार्क्स का, 29 मार्क्स का, 30 मार्क्स का, 31 मार्क्स का, 32 मार्क्स का, 33 मार्क्स का, 34 मार्क्स का, 35 मार्क्स का, 36 मार्क्स का, 37
आप लोगों ने सबने सवाल पढ़ लिया होगा। मैं हिंदी हिंदी छोड़ देता हूं। देखिए यार, सवाल में कह रहा है किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। मान लेते हैं जी वोटिंग लिस्ट में, देखिए रटना है ही नहीं, आपके पास बकायदा वीडियो रहनी है, 2 बार 5 बार समझिए। मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोटर है। कह रहा है जी 20% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया, तो इसका मतलब वोटिंग हुई 80 यूनिट। 100 का 20%, 20 ने वोट नहीं दिया तो वोट दिया 80 यूनिट ने। अब कह रहा है जी जितनों ने वोट दिया उसके 120 वोट इनवैलिड हो गए। तो वोट पड़े कितने जी? 80 यूनिट। इसमें से इनवैलिड कितने हो गए? 120। तो आप जान रहे हैं इस बात को कि 120 जो है वो वोट है और 80 जो है वो यूनिट है। आप कभी भी इसको कंपेयर नहीं कर सकते, घटा नहीं सकते, क्योंकि दोनों की इकाइयों का मान अलग अलग है। बात समझ रहे हैं? तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि फिर इसका तरीका यह है कि धीरे धीरे आप कैलकुलेशन में 80 माइनस 120 ना कर दें, तो आप करें क्या, इसको मान लें 100x, इसको मान लें 80x। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब आप ये देखिए, वोटिंग अगर 80x है तो मैं आपसे पूछूं कि भाई वैलिड वोट बताओ कितना हुआ, वैध मतों की संख्या बताओ। तो आप कहेंगे जी 80x वोट पड़े, इसमें से 120 वोट इनवैलिड हो गए, तो ये जो वोट पड़े मेरे बच्चे, ये पड़े वैलिड। ये जो वोट हुए वो हुए जी वैलिड। अब कह रहा है जी जीतने वाले को, मेरे शब्दों को बेटा बहुत ध्यान से समझना। देखिए यार, जीतने वाला हो या हारने वाला हो, वोट हमेशा ही वैलिड से मिलते हैं। वोटिंग लिस्ट से उसे कभी वोट नहीं मिलना, क्योंकि वोटिंग लिस्ट में से तो बहुत सारे ऐसे वोटर थे जिन्होंने वोट ही नहीं दिया, और जिन्होंने वोट दिया उसमें से कुछ इनवैलिड हट गए। तो जीतने वाला हो या हारने वाला हो, वोट तो उसे हमेशा वैलिड से ही मिलते हैं, हारने वाले को भी और जीतने वाले को भी। लेकिन कितने वोट मिले इस बात को बताने का तरीका वो कोई भी ले सकता है ना। वो ये कह सकता है कि फलाने मोहल्ले में उस आदमी को जितने मिले उससे मुझे 500 वोट ज्यादा मिले, है ना। तो उस मोहल्ले से वोट थोड़ी मिले, उसने तुलना करके बताई कि भाई उसे जितने मिले मुझे उससे 500 फालतू मिले। तो ऐसे ही मेरे बच्चे यहां पे भी आपको ये बात समझनी है कि जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट के कितने परसेंट वोट मिले हैं? 41%। तो वोटिंग लिस्ट क्या है मेरे बच्चों? तो आप कहेंगे सर वोटिंग लिस्ट है 100x, तो 100x का 41%, 41% वोटिंग लिस्ट का है 100x, 100x का 41% बना 41 है। यानी मेरे बच्चे जीतने वाले को वोट मिले कितने? 41 है ना। तो जीतने वाले को अगर 41x वोट मिले, जीतने वाले को मेरे बच्चे अगर 41x वोट मिले हैं, तो जीतने वाले को मिले किससे होंगे? वोटिंग लिस्ट से। है ऐसा है? नहीं, जीतने वाले को वोट तो मिले होंगे वैलिड से, लेकिन कितने वोट मिले ये कैलकुलेशन वो कहीं से भी करा सकता है, वोटिंग से भी करा सकता है, वोटिंग लिस्ट से भी करा सकता है, वोटिंग से भी करा सकता है, इनवैलिड से भी करा सकता है, वैलिड से भी करा सकता है। बात आ रही समझ? लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जीतने वाले को वोट हमेशा वैलिड से ही मिलते हैं, और हारने वाले को भी। जैसे हम खर्चा अपनी तनख्वाह से ही करते हैं, किसी और की तनख्वाह से खर्चा नहीं करते, लेकिन उस बात को बताया कैसे भी जा सकता है। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, क्या कि अगर वैलिड में से जीतने वाले को 41x मिले तो हारने वाले को कितने मिले? तो आप कहोगे जी वैलिड में से अगर विनर के वोट हटा दें तो लूजर के वोट आएंगे कि नहीं आएंगे? बात समझे कि नहीं? अगर वैलिड में से विनर के वोट हटा दे तो लूजर के आएंगे कि नहीं आएंगे? तो आप कहेंगे जी वैलिड कितना है? तो वैलिड है मेरे भाई 80x माइनस 120, ये है जी वैलिड। विनर के वोट कितने हैं जी? 41x। घटा दोगे तो 80 में से 41 गया आया 39x, तो लूजर के वोट आए जी 39x माइनस 120। एक बार यहां तक की बात समझ लें भाई, फिर आगे बढ़ता हूं। और कतई जल्दबाजी मत करिए, जिसको जल्दबाजी करनी है बाद में इसे रिकॉर्डेड में 2x में चला के आराम से समझ लेना।
बात को समझिए भाई, इतनी बात आप समझ गए। अब जरा समझो यार। अब मेरे बच्चे विनर के वोट आ गए, लूजर के वोट आ गए। तो अगर मैं विनर माइनस लूजर के वोट कर दूं, विनर वोट माइनस लूजर वोट कर दूं, तो जीतने वाले में के वोटों में से हारने वाले के वोट हटा दें तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर वो वैल्यू आएगी जिस डिफरेंस से वो चुनाव जीता है। तो चुनाव कितनी वोटों से जीता था जी वो? तो आप कहेंगे सर चुनाव जीता था 200 वोटों से। कितनी वोटों से? 200। तो विनर माइनस लूजर है 200 वोट। तो विनर वोट है जी 41x, लूजर वोट है जी कितना? 39x माइनस 120 बराबर 200। तो माइनस करेंगे 41 में 39 गया 2x, माइनस माइनस प्लस 120 उधर जाएगा माइनस का, 200 में से 120 गया 80 बचा, x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे आएगा 40। अब जो आपसे पूछ रहा है वो निकाल दीजिए। अगर आपसे सवाल में वो ये पूछ रहा है कि भैया मोरे ये बता दो कि वोटिंग लिस्ट में कितने हैं, तो x की वैल्यू 40, तो 100 गुना 40 4000, हाँ है ना। 80x की वैल्यू पूछे तो 80 गुना 40 करेंगे 3200, हाँ है ना। अगर इसकी वैल्यू पूछे तो 3200 में 120 गया 3080। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, जो भी वो वैल्यू पूछे। सर जी जब हम 100 का 41% लेंगे तो 59 होगा ना? नहीं मेरे बाबू, 100 का 41% 41 ही होता है, 59 नहीं होता। आप इस गलत फहमी में है कि वोटिंग का अगर 41% इसे मिला तो बाकी इसे मिला होगा। यही तो गलती है, यही तो गलती है। क्या गलती है? अगर मैं आपको ये कहूं इस भाषा में ये कि मैं आपके खर्चे का 50% खर्च कर रहा हूं, तो इसका मतलब बाकी 50% क्या मैं बचा रहा हूं? क्या बाकी 50% मैं बचा रहा हूं? नहीं भाई, ये तो कैलकुलेशन ही मैं किसी और चीज पे कर रहा हूं। खर्चा अगर मेरी इनकम से दे रखा हो कि भाई मैं अपनी इनकम का 40% खर्च कर रहा हूं, तो मैं बता पाऊंगा कि मैं अपनी इनकम का 60% बचा रहा हूं। लेकिन अगर सवाल ये कहे कि मैं आपकी इनकम का 8% खर्च कर रहा हूं, भाई 50,000 का 8% 4,000 बना, तो क्या मैं आपकी इनकम का 92% बचा रहा हूं? नहीं भाई, बिल्कुल गलत है। ये तो सिर्फ और सिर्फ बताने का एक तरीका है। मैं बचत करूं या खर्चा करूं वो तो मैं अपनी ही इनकम से करूंगा मेरे बच्चे। ऐसे ही इस सवाल में जीतने वाला हो या हारने वाला हो, दोनों को वोट वैलिड से ही मिलने हैं, लेकिन जीतने वाले को कितने वोट मिले इस बात की कैलकुलेशन उसने उठा के वोटिंग लिस्ट से दे दिए। है ना? पिंटू जी सेकंड मेथड भी बताएंगे, आप काहे परेशान हो रहे हैं? है ना? पहले एक मेथड बढ़िया से सीख लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। बड़े भाई, एक बच्चा कह रहा है यूपीएससी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आते। तो हमने कब कहा ऑब्जेक्टिव आता है? प्री में आते हैं, मीन्स में नहीं। और आज हम यूपीएससी का एक बैच लॉन्च कर रहे हैं बहुत ही कम फीस में, मुखर्जी नगर की सबसे बेहतरीन फैकल्टी को लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो आप में से जो भी भाई या जिनके भी भाई बहन सस्ती फीस में टॉप एजुकेशन लेना चाहते हैं, जैसे हमने एसएससी में किया, आप सब जानते हैं एसएससी की हमारे प्रूडेंस की फीस 30,000 रुपये थी, मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीएस की। और हम यहाँ कितने में प्रोवाइड कर रहे हैं? मैथ की फीस 15,000 थी या 1999 में दे रहे हैं। ऐसे ही यूपीएससी की 1,80,000 2 लाख 2.5 लाख फीस है, और देंगे सिर्फ 10,000 में सारे सब्जेक्ट। यानी एक सब्जेक्ट की वेटेज देखोगे तो 1,000 रुपये भी नहीं बढ़ा। पढ़ो भाई, फिर इसे ऊपर करके समझाता हूं। जयपाल जी फिर से रिपीट करूं? आप घबराइए नहीं, देखो मैं ऐसा ही सवाल, तीनों ऐसे ही सवाल है, टेंशन लेने की बात नहीं है। कैरियर विल जैसी जानी पहचानी संस्था के साथ शिव कुमार 2000 कहाँ कह रहे हो बाबू? अंकित
सेकंड विधि बताएंगे बेटा, थोड़ा पेशेंस तो रखा जाए। आंसर उतारो, वेरी गुड। देखिए यार बेटा, जब मुझे पैसे दे दिए तुमने तो मुझ पर विश्वास रख के जैसे समझाना समझो ना यार। कहाँ है अंग्रेज बन रहा है बेटा? ये मिर्जापुर है। आओ। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। मान लेते हैं जी वोटिंग लिस्ट, सेकंड मेथड भी बता रहा हूं, आप बस पेशेंस रखिए। वोटिंग लिस्ट में मान लेते हैं बाबू 100x वोटर है। सबसे पहले डिटेल समझ तो आए, कहानी क्या है। 10% ने वोट नहीं दिया जी, तो अगर मेरे बच्चों 10% ने वोट नहीं दिया तो वोट कितनों ने दिया? 90x ने। कहता जी 300 वोट इनवैलिड है, तो मेरे भैया वैलिड वोट कितने बने? 90x माइनस 300। अगर वोटिंग 90x है और 300 वोट इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितना बना? 90x माइनस 300। हाँ है ना? आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है जी जीतने वाले को, जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट का 60% मत मिले। तो वोटिंग लिस्ट है 100 का 60% बना 60x। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि वोटिंग का ही जीतने वाले को मिला तो वोटिंग का ही हारने वाले को नहीं। ये कहना ही गलत है कि जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त हुए। 100% गलत भाषा है, लेकिन एग्जाम में दे रहा है क्योंकि इसी बात पे तो उसको सिलेक्शन कराना है। वो यही तो चाह रहा है कि यार ये बता दो कि मैंने इसको लैंग्वेज को क्या सोच के लिखा है। तो उसने ये सोच के लिखा है कि जीतने वाले को जो वोट मिले हैं वो वोटिंग लिस्ट के 60% के बराबर जो वैल्यू होगी उतने वोट जीतने वाले को मिले। जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट से नहीं मिले वोट, मिले तो वैलिड से, लेकिन कितने मिले वो कैलकुलेशन बताइए। लूजर के कितने हो गए? वैलिड माइनस विनर वोट। तो वैलिड है भाई 90x माइनस 300 और विनर है जी 60x। तो 90 में से 60 गया भाई 30x माइनस 300। हाँ है ना? अब कह रहा है जी वो जीत कितने वोटों से गया? 900 वोटों से चुनाव जीत गया। तो मेरे बच्चों अगर वो 900 वोटों से चुनाव जीत गया है तो इस बात को समझो कि विनर माइनस लूजर करेंगे तो 900 आएगा। तो विनर है 60x माइनस लूजर, माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? विनर माइनस लूजर ये बराबर है 900 के। 300 उधर जाएगा, माइनस का 900 में 300 गया 600, 60 में 30 गया 30, 30 बराबर 600। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। अगर x की वैल्यू 20 आ गई तो पूछे वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर है, तो 100 गुना 20 2000। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? वोटिंग लिस्ट में 2000 वोटर। कुंदन बहुत बढ़िया बेटा। राकेश, अरे हम रहे नाम राशि हो क्या भाई? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुजीत कुमार गुप्ता, तुम मिर्जापुर क्या? अबे गुप्ता जी तुम मिर्जापुर में क्या कर रहा? बढ़े भैया आगे। अब अगर वो पूछता कि वोटिंग बताओ तो भैया x की वैल्यू 20 है तो 90 गुना 20 होता 1800। हाँ है ना? बढ़े आगे। जी पुरुषोत्तम जी बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ा जाए आगे। सेकंड मेथड भी एक्सप्लेन करूंगा। करो जी इसको, एक बार लैंग्वेज समझा दूं ना। अरे हमारे कमेंट्स कभी मत देखा, सबके कमेंट देखते हैं भाई, इतने कमेंट आते हैं, जवाब किसका दे? कभी हमारा नाम भी ले लिया करो। ठीक है बसंती, आज तुम्हारा नाम ले लिए हम। देखिए यार दोस्तों, कहता है किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, वोटिंग लिस्ट में मान लेते हैं जी 100x वोटर, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया तो वोटिंग होगी मेरे बच्चों कितनी? 90x। हाँ है ना? अब कह रहा है जी जीतना 60 वोट इनवैलिड है तो वैलिड हो गए मेरे बाबू कितना? 90x माइनस 60। अब कह रहे जी जीतने वाले को
वैलिड का मिलना चाहिए था, लेकिन कैलकुलेशन घुमा दी, कहता जी वोटिंग लिस्ट का 47% मिला। लैंग्वेज गलत है। इस लैंग्वेज का अर्थ ये कि वोटिंग लिस्ट के 47% जो वैल्यू होगी उतने वोट जीतने वाले को वैलिड में से मिले। ये सही भाषा है, लेकिन इतनी प्यार से भाषा बोल देगा तो फिर तो हर कोई कर लेगा। तो यह है 47x। अगर मैं कहूं कि बेटा लूजर के वोट बताओ, तो यार लूजर में कौन सा मुश्किल है, वैलिड माइनस विनर घटाओ, 90 में से 47 क्या भाई बचा, 43x माइनस 60। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? मुझे नहीं लगता, बहुत बड़ी चीज है, बहुत आसान बात है। अब कह रहा है जी विनर माइनस लूजर बताओ। अरे हट रहा मच्छर। तो 47 में से जब ये माइनस करोगे तो 47 माइनस 43 आएगा 4x, और माइनस माइनस प्लस 60, और ये वैल्यू है किसके बराबर जी, 308 के। अरे यार ठीक है जी, 308 के। मुझे लग रहा है 62 था, चलो मारो गोली। तो 4x इतना है, तो 4x की वैल्यू आ गई 248। तो x की वैल्यू आई 4 6 24, 4 दूनी 8 62। तो x की वैल्यू 62 आ गई, तो 100x की वैल्यू होगी 62 गुना 100, 6200 बिल्कुल। आपको क्या लगता है ये सवाल नहीं हो पाएगा हमसे टाइम पे? अरे ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का क्वेश्चन है, और अगर आपने एक दो बार बढ़िया से दिल लगा के समझ लिया तो उसके बाद इस सवाल की औकात ही कितनी रह जाती है। 4-5 सेकंड का क्वेश्चन है। आइए अब मेरे बच्चों एक बात समझो। क्या? अब मैं इसके सोट की तरफ आ रहा हूं। देखिए यार, इस सवाल का कोई लॉजिकल अदर वे नहीं है कि जिसके थ्रू मैं आपको इस सवाल को समझा दूं और बहुत जल्दी से सवाल सोल्व कर ले। पहले ही बता रहा हूं, कोई अदर वे नहीं है इस क्वेश्चन का। और आप ऐसा भी मत सोच के चलिए कि हर सवाल की ट्रिक होगी। हमारी ये अप्रोच भी गलत है। हाँ ना, अरिथमेटिक जब जिस दिन ट्रिक से करने लग गए उस दिन समझो बर्बादी है। कारण क्या है कि अरिथमेटिक है दिमाग का खेल, बिना पेन चलाए इफ एंड बट से ही हो जाना है। दिमाग दिमाग में खेलोगे तो हो जाएगा, ट्रिक लिखोगे तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ मेंटल प्रैक्टिस पे ध्यान लगाओ। अरिथमेटिक का सबसे बढ़िया तरीका, मैं ट्रिक के फार्मूले लिखवा दूंगा, साले पागल हो जाओगे फार्मूले रटते रटते, और जैसे ही लैंग्वेज घूमेगी वो फार्मूला खराब हो जाएगा। देखो यार, जिस चीज की तुम तैयारी कर रहे हो ना, मैं उस चीज को छोड़ के आ चुका हूं। जिस रास्ते पे तुम जाना चाह रहे हो, मैं उस रास्ते पे आपसे 6 साल पहले जा चुका हूं, ठीक है, और धुआंधार तरीके से जा चुका हूं, और उस रास्ते को छोड़ के भी आ चुका हूं। तो मुझे अच्छे से पता है कि उस रास्ते पे दोबारा कैसे जाया जाएगा। इसलिए ट्रिक पे मत पड़िए, मैं ट्रिक सिखा दूं उसका कोई अर्थ नहीं है। अभी मैं वही चीज सिखाऊंगा, लेकिन अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं इसी चीज को सीखूंगा कि इसका यार लैंग्वेज का अर्थ क्या है। अरिथमेटिक का मतलब लैंग्वेज है। अगर लैंग्वेज पकड़ में आ गई, इसके बाद सवाल में कुछ है ही नहीं यार। आइए जरा, अब मैं अगर एज ए स्टूडेंट होता तो मैं तो इसी बात पे चलता, लेकिन आप चूंकि स्टूडेंट है तो आप समझिए। देखिए यार, सारा खेल है बच्चे डाटा को मैनिपुलेट करने का, है ना। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, ये बात मैं सीधा सीधा ना कह के लाख करोड़ इनफाइनाइट तरीके से कह सकता हूं कि मेरी जेब में 15 से 5 कम है। गलत कोई भी भाषा नहीं है, हर एक भाषा का तर्क है। लेकिन कोई उलझने पे आएगा तो हर भाषा पे उलझेगा। आप कहें जी मेरी जेब में 15 से 5 कम है, तो कहेगा 15 दिखा पहले कहां है, फिर 5 कम करेंगे। तो गैर तार्किक कहीं पे भी हुआ जा सकता, उसमें कोई जिद बहस की बात नहीं है ना। लेकिन हमें तार्किक चलना चाहिए। अगर मैं स्टूडेंट होता तो इस क्वेश्चन को ऐसे दिखता कि यार वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट मान लेते हैं वोटर, वोटिंग लिस्ट, ठीक है जी। 10% ने वोट नहीं डाला तो वोटिंग हो गई भैया 90, पक्का वोटिंग होगी बाबू 90। ये भी बिल्कुल सही किया आपने यूनिट मान के, ये भी सही किया यूनिट मान के, ये भी सही किया। अब आगे कह रहा है कि भैया कहानी ये है कि जी 100 कितना है, 60 वोट इनवैलिड हो गए, 60 वोट हो गए बाबू इनवैलिड। तो मेरे बच्चों ये है यूनिट से 60 वोट तो घटा नहीं सकते, ये तो गलत हो जाएगा। तो आप करिए क्या, थोड़ी देर के लिए वोटिंग जो है ना उसी को वैलिड मान लीजिए। तुक्का मार तरीका सिखा रहा हूं, वोटिंग को ही वैलिड मान लीजिए, कोई बुराई नहीं है। हम मान लेते हैं कि 60 वोट जो है वो है ही नहीं, वो इनवैलिड है ही नहीं, सारे के सारे वैलिड है। तो हमने 90 के 90 वोट पड़े, वो सारे के सारे क्या मान लिए, वैलिड मान लिए। सिर्फ समझने की कोशिश करना। अब जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट का 47%, तो 100 का 47%, 47 यूनिट वोट मिला। इसका मतलब है कि वोटिंग लिस्ट के जितने वोटर थे उसकी जो 47% वैल्यू आएगी उसके बराबर वोट जीतने वाले को मिले, बस इतना मतलब। हाँ, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? तो आप कहेंगे जी वैलिड में से विनर हटा दो, तो 90 में 47 गया 43 यूनिट।
तो भाई जीतने वाला कितने यूनिट से चुनाव जीता? 4 यूनिट से। और एक्चुअल में जीता कितने से? 308 से। लेकिन आपने एक चीज गौर की कि 60 वोट ऐसे थे जो ना तो जीतने वाले के हिस्से जुड़े हैं ना हारने वाले के हिस्से जुड़े। 60 वोट ऐसे थे ना जीतने वाले के हिस्से के हैं ना हारने वाले के हिस्से के, यानी वो जुड़ने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन हम गलती कहां से करते आए? हमने यहां से गलती करी और हमने सारे वोटिंग को ही वैलिड मान लिया, है ना। तो भाई उस 60 वोट को ध्यान दो, ना तो जीतने वाले के हिस्से जाना है ना हारने वाले के, ना इसके हिस्से में ना इसके हिस्से में, यानी दोनों से ही गायब होना है। वो 60 का कोई मतलब ही नहीं है। तो उठा के यहां से 60 घटा दो, आया 248। अब सीधा समझ लो कि भैया 4 यूनिट 248, 1 यूनिट की वैल्यू 62, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6200 आंसर आ गया। आंसर आ गया जी 6200। आगे मत सोचो, सिर्फ जो पढ़ा है इतनी ही बात को सोचो। बाकी तीनों सवालों को भी लेके आता हूं। कुलदीप जी बिल्कुल प्रॉब्लम होगी अगर इस मेथड में आप जा रहे हैं, इसीलिए मैंने पहले डिटेल मेथड समझाया जो कि जानदार है, मजेदार मेथड है। अरुण भाई वन मेथड ही बेस्ट है, मैं भी जानता हूं। अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं उसी वाले पे जाता, क्योंकि सच मायने में मुझे ये सब ड्रामे लिखने थोड़ी है पेपर में यार। ये सब लिखने थोड़ी, एरो डाल डाल के टाइम पास थोड़ी करना है, मुझे ये समझाना है, इसलिए मैं कर रहा हूं ऐसा। ठीक है जी। एक बच्चे ने जवाब दिया कि रोहित ने कि वैलिड को ही 100 मान ले। आपकी बात का 5 मिनट बाद जवाब देता हूं, इन तीनों सवालों को समझा लेता हूं उसके बाद। अब पिछले पे आइए, यहां पे अगर मैं यहां पे करूं तो मान लेते हैं जी वोटिंग लिस्ट में 100 वोटर। यहां तक कहानी ठीक थी जी वोटिंग लिस्ट की। उसके बाद ये भी कहानी सही है कि जी 10% ने वोट नहीं डाला तो वोटिंग 90 हुई। अब कहानी गड़बड़ है। कहता जी 300 वोट इनवैलिड हो गए, तो हम क्या कर रहे हैं कि सारे के सारे वैलिड मान ले रहे हैं। हम 90 के 90 यूनिट वैलिड मान लें। यहां गलती कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसलिए काटा लगा दिया। कह रहा जी जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट का 60%, तो वोटिंग लिस्ट 100 है तो 100 का 60% कितना हुआ? 60। तो वोटिंग लिस्ट के वोट नहीं मिले, वोटिंग लिस्ट के 60% के बराबर जो वैल्यू आएगी उतने वोट विनर को मिले, यानी विनर को 60 वोट मिले। तो 90 में से 60 विनर, तो लूजर आएगा वैलिड माइनस विनर, यानी 30। तो जीता कितने वोटों से भैया? 30 वोट से। और एक्चुअल में कितने वोटों से जीता है? तो आप कहेंगे जी 900 वोटों से चुनाव जीता। लेकिन गड़बड़ यह है, कमर दर्द करी, गड़बड़ यह है कि अगर 900 यूनिट से चुनाव जीता है तो यार हमने ये गलती कर दी क्या कि जो 300 वोट इनवैलिड थे, जो 300 वोट इनवैलिड थे, हमने ना तो उसको इधर शामिल किया ना ही हमने उधर शामिल किया, है ना। जबकि ना जीतने वाले में होना था ना हारने वाले पे, हमने यहां शामिल ही नहीं किया। तो उसको आखिरी से घटा दो। तो 900 में 300 गया 600, तो 30 यूनिट 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 100 यूनिट की वैल्यू 2000। अब ध्यान से समझना, यहां तक कहानी सही है, ये उत्तर भी सही है। 90 गुना 20 1800, ये भी कहानी ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर 90 गुना 20 करोगे ये गलत है। अब यहां वैलिड अगर पूछ लेता तो आपको ऐसे करना पड़ता कि भाई वोटिंग कितनी पड़ी? 1800। 1800 में से कितने वोट इनवैलिड हुए? 300। तो 1800 में 300 गया, यानी 1500 वोट वैलिड। 1500 वोट क्या है? वैलिड। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, आप समझो। फिर इससे पहले वाला आते हैं। फिर रोहित ने जो सवाल पूछा था उसका भी जवाब देता हूं। देखो यार, रोहित ने सवाल पूछा, एकदम नजर के सामने सवाल आ गया, एक्सप्लेन कर दिया। पता नहीं कितने रोहित क्वेश्चन पूछ रहे होंगे और दिखाई भी नहीं दे पा रहे होंगे मुझे, इतनी जल्दी कमेंट आते हैं बच्चों के। तो उसमें बुरा मत माना करें। आइए जी आगे। करिए जी इस सवाल को। देखिए यार बाबू, अगर मैं स्टूडेंट होता जी, गाजीपुर से अविनाश जी नमस्कार आपको, तो मैं इसको ऐसे करता कि यार मच्छर क्यों आ रहा है, कि वोटिंग लिस्ट में मान लेते हैं 100 यूनिट वोटर। सवाल में कह रहा था जी 20% ने वोट नहीं दिया, तो वोटिंग कितनी हुई? 80। ये भी ठीक माना, ये भी ठीक माना।
अब कह रहा है जी 120 वोट इनवैलिड हो गए। यहां गलती कर रहा हूं मैं, यहां मैं सारे के सारे वैलिड मान ले रहा हूं, यहां सारे के सारे वैलिड मान ले रहा हूं। अगर यहां सारे के सारे वैलिड मान ले रहे हैं बाबू, तो एक बात बताओ, 80 के 80 आपने वैलिड मान लिए। कह रहा है जी जीतने वाले को वैलिड का 41, वोटिंग लिस्ट का 41, तो इसको 41 मिले, तो 80 में 41 मिले, तो इसको कितने मिले 39। तो कितने से चुनाव जीता, 2 यूनिट से। और एक्चुअल में चुनाव जीता कितने से था, 200। तो 200 में से 120 वोट तो वो वाले हटा दो जो हमने ऊपर हटाए नहीं, आखिरी में हटाने होंगे, 80। तो 2 यूनिट 80, 1 यूनिट 40। अब जो पूछे 100 गुना 40 करोगे, उत्तर आएगा 4000। इसे करोगे 16। लेकिन यहां ध्यान रखना, 80 गुना 40 3200। यहां तक तो कहानी ठीक है, लेकिन यहां कहानी गड़बड़ है, यहां कहानी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है जी कहानी यहां पे, कि हमने इसे गलत बना रखा है। तो इसको वैलिड पूछेगा तो 3200 में से 120 घटा के 3080 आंसर देना। क्या किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? पक्का? किसी तरीके की कोई समस्या नहीं बेटा? सुरभि सी सेट तो बेहद आसान होता है, एसएससी के बच्चे हंसते खेलते निकालते हैं सी सेट, दे डोंट इवन रेस्पेक्ट सी सेट। ठीक है भाई, अब एक बच्चे ने, रोहित ने जो सवाल पूछा था उसका आंसर देता हूं। जी जी, एक बच्चे ने कहा कि सर हम यहां क्यों नहीं 100 मान लेते हैं। देखो यार 100 मान लेते हैं, बच्चा कह रहा है कि जी जीतने वाले हम ये मान लेते हैं जी वैलिड 100 है, कोई बुराई नहीं है बेटा, वैलिड 100 मान लेते हैं। तो वैलिड मान लीजिए 100 यूनिट। अब बता जीतने वाले को वोट कहां से मिले, रोहित बाबू बता, जीतने वाले को वोट कहां से मिले? क्या वैलिड से मिले? बोलना भाई रोहित बाबू, क्या वैलिड से वोट मिले? नहीं भाई नहीं, जीतने वाले को वोट वैलिड से मिले ही नहीं। तो जीतने वाले को वोट कितने मिले वो वैलिड से कैलकुलेट हो ही नहीं सकते, वो होंगे वोटिंग लिस्ट से। इसका मतलब वोटिंग लिस्ट माननी जरूरी थी, उसके बिना आप जीतने वाले पे नहीं पहुंच पाए, इसलिए मैंने यहां वैलिड को 100 नहीं माना था। ठीक है जी, इस वजह से गड़बड़ थी। अब बढ़ा जाए आगे। देखिए जी, इस सवाल को एक बार देख ले, ये सवाल कल करेंगे, ये आपका होमवर्क है, बढ़िया से पढ़ के आना, बहुत गजब का सवाल है। नहीं नहीं, ये तो आसान सवाल है, चलो इसको तो अभी करा रहा हूं, करो करो भाई, पढ़ो इस सवाल को। आइए जी, उम्मीद है आप लोगों ने सवाल पढ़ लिया होगा। कह रहा जी किसी चुनाव में सन्नी तथा राधे मां भाग लेती हैं, 2/5 मतदाता राधे मां को तथा बचे मतदाता सन्नी को वोट डालने का वादा करते हैं। 2 वोटर हैं जी, एक राधे मां और एक सन्नी देओल। कहते हैं जी 2/5 वोटर ऐसे थे जिन्होंने राधे मां को वोट डालने का वादा किया। 2/5, इसका मतलब बना कि टोटल वोटर अगर 5 है, टोटल वोटर अगर 5 है तो उसमें से 2 ने वादा किया राधे मां को। टोटल वोटर अगर 5 है, टोटल वोटर 5 है, तो राधे मां को वादा किया कितनों ने? 2 ने। हाँ है ना, तो 5 में से 2 ने वादा किया राधे मां को, तो बचे कितने? 3।
क्लियर है भाई? भाई 2/5 ने राधे माँ को किया तो बाकी 5 में से 2 ने राधे माँ को, तो बाकी 3 ने सन्नी को किया होगा। अब कह रहा है जी राधे माँ को वोट वाले दिन 15% मतदाता अपनी बात से पीछे हट जाते हैं। देखिए यार, आपको इसका परसेंटेज निकालना है तो बेटर तरीका ये है कि इसे 500 मान लो, इसे 200 मान लो, इसे 300 मान लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 500, 200 और 300। कह रहा है जी राधे माँ को वोट करने वाले 15%, तो 200 का 15% कितना बना जी? 30। राधे माँ को वोट करने वाले 15%, तो 200 का 15% 30 वोटर। कहता जी 30 वोटर अपनी बात से मुकर गए। मुकर के जाएंगे कहाँ? सन्नी के पास। और कह रहा है जी सन्नी को जितनों ने वादा किया था उसके 25% अपने वादे से मुकर गए। तो सन्नी को वादा किया 300 वोटर ने, तो 300 का 25% 75, तो 75 अपने वादे से यहां मुकर गए, तो यहां आ गए होंगे। क्लियर है ना भाई? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब ये बताओ यार, जिन 200 ने वादा किया था उसमें से 30 ने तो वोट दिया ही नहीं राधे को, तो वोट कितने मिले? 170, और 75 वोट यहां वाले उठा लाई राधे, तो इसको मिले 7 7 14 245 यूनिट वोट मिले। सन्नी को 300 में से 75 वोट तो मिले ही नहीं, तो बचे कितने? 225। तो इसमें से 30 वोट ऐसे हैं जो वो राधा से ले आए या राधा से ले लिए, तो इसको कितने वोट मिले? 255। यानी इसको 255 यूनिट वोट मिले हैं, तो इसे 245 यूनिट वोट मिले। एक बार इतनी बात समझ लो, फिर आगे बढ़े। अब देखिए यार आगे, अब भैया 245 वोट राधे को मिले हैं और 255 सन्नी को, तो कितने वोटों से चुनाव जीता है सन्नी? ये जीता है जी 10 यूनिट वोटों से। और एक्चुअल में जीता कितने से है भैया? कहाँ है यार, जीता कितने से? ही तो दे ही नहीं रखा सवाल में। अचेरा, यदि सन्नी 750 वोटों से चुनाव जीता है तो 10 यूनिट बेटा 750 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 75। तो पूछ रहा है क्या कि भैया टोटल वोट कितने थे? तो 500 गुना 75। हमने 500 माने थे तो गुना 75 करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाए 37,500। क्लियर है भाई? बढ़े भाई आगे। अब भैया इससे अगले वाला जो सवाल है ये आपको कल कराऊंगा, इसको आप बढ़िया से पढ़ के आना भैया, ठीक है? इस वाले क्वेश्चन को कल करेंगे क्योंकि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बढ़िया से मेहनत करके आना, फिर आगे बताऊंगा इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है? और आज यार इतना ही रखते हैं, ठीक है भाई? पता ही नहीं भगवान क्या करना चाह रहा है, मेरी तबीयत बार बार खराब हो जाती है, मैं बिल्कुल रफ एंड टफ था, आज दोपहर में ही एकदम से पता ही नहीं क्या हुआ, दोबारा से बुखार आ गया, और अब इतना भयंकर दर्द हो रहा है कमर में कि मत पूछो बात। और बैच आपके बाद वाला भी लेना है, चाहे थोड़ी देर लूँ मैं, तो बस मैं कह ही नहीं सकता, मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि मैंने पीछे भी मेरी तबीयत खराब थी तो क्लास आपकी खराब हुई थी, थोड़ी कम ली थी, तो आज तो आराम ही करूंगा भाई मैं अब, ठीक है? पैग लगाएंगे, आप सही कह रहा, आज लगाऊंगा साला पैग ही लगाऊंगा बढ़िया से, आज तो बुखार की माँ बहन करेंगे, है ना? पैग लगाएंगे बढ़िया वाले, ठीक कह रहा। चाय के पैग में हराम खोर, तुम किस चीज़ के सोच रहे हो? तो आज इतना ही रखते हैं यार, बाकी कल करेंगे, भगवान ने चाह ठीक ठाक खींचा मीटर तो कल से बढ़िया कर लेंगे, पूरा टाइम यूज़ करूँगा, ठीक? थैंक यू यार आप सबका।